हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। हम कोशिका के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में जो मुख्यतः डिफरेंस पाया जाता है उसके विषय में हमने बात की थी। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, इसके विषय में हमने पिछले वीडियो में डिटेल से बात की थी। इसके अलावा हमने कौन से कोशिकांग है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, कौन से एकल कलाबद्ध कोशिकांग है और कौन से ऐसे कोशिकांग है जिनके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है, इन सभी के विषय में हमने कल की वीडियो में बात कर ली थी। इसके अलावा हमने कोशिका भित्ति के विषय में भी डिटेल से अध्ययन कर लिया था और इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस भी हमने पिछले वीडियो में डिटेल से डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में हम कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम इनके विषय में हम डिटेल से बात करेंगे और साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन सभी के विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। यह वीडियो जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं जिनमें जनरल साइंस अलग से सिलेबस में दे रखा है तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो तक हमने 28 टोटल क्वेश्चन देख लिए थे। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा और 29 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मुख्यतः किसकी बनी होती है। ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटीन और लिपिड, सेकंड ऑप्शन है सेलुलोज और हेमीसेलुलोज, थर्ड है लिग्निन और पैक्टिन और फोर्थ है क्यूटिन एंड सुबेरिन। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। जो कोशिका झिल्ली है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है और इसमें मुख्यतः कई बार एक ही पदार्थ का नाम पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर दे सकते हैं लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन जिसे हम कहते हैं, उसकी सामान्यतः ये बनी होती है। इसके अलावा इसमें फोस्फोलिपिड भी पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है? चयनात्मक यानी कि सिलेक्टिव प्रीमेबल झिल्ली। ऑप्शन फर्स्ट है कोशिका झिल्ली, सेकंड है कोशिका भित्ति, थर्ड है राइबोसोम की झिल्ली और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा क्योंकि राइबोसोम के चारों ओर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है, क्योंकि राइबोसोम जो होता है ये झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। और पीछे हमने कोशिका झिल्ली के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिया है और उसमें हमने बात की थी कि जो कोशिका भित्ति होती है ये पारगम्य झिल्ली होती है, यानी कि सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होती है, चाहे वो खनिज लवण ले लो, इसके अलावा प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट है, जल है, इन सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होती है कोशिका भित्ति, जो कि प्लांट सेल्स में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो होती है ये चयनात्मक पारगम्य होती है। एक शब्द और इसके लिए यूज करते हैं हम, वर्णात्मक पारगम्य। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी इसे हम कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कुछ चयनित पदार्थ होते हैं वो ही कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली के विषय में। कुछ फैक्ट यहाँ पर दे रखी हैं तो उनकी बात कर लेते हैं। कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। देखो जो पादप कोशिका है उसमें तो सबसे बाहरी आवरण कौन सा होता है? सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती है। जबकि जंतु कोशिका की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा झिल्ली और जीव झिल्ली यानी कि बायो मेम्ब्रेन भी इसे कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं और इसे जीवद्रव्य झिल्ली भी कहा जाता है।
प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है, अभी हमने पीछे क्वेश्चन के द्वारा समझ लिया है। लचीली होती है, सजीव होती है। यहाँ पर देखो हमने जब सेल वॉल के विषय में पढ़ा था तो ये क्या होती है, मर्त होती है, निर्जीव होती है, जबकि कोशिका झिल्ली जो होती है सजीव होती है। चयनात्मक पारगम्य होती है, सिलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है और इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली के द्वारा होता है। तो सामान्यतः जो पदार्थ होते हैं वो अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, इन सभी पर जो कंट्रोल होता है वो सेल मेम्ब्रेन का होता है। यानी कि जितने भी पदार्थ है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं और कोशिका के बाहर आते हैं, वो सभी पदार्थ वो कोशिका झिल्ली के माध्यम से ही आते हैं। और ये जो पदार्थों के आदान प्रदान की जो क्रियाएं होती हैं ये दो प्रकार की होती है, एक तो विसरण यानी कि डिफ्यूजन और दूसरा प्राशन यानी कि ओस्मोसिस। तो इन जो क्रियाएं हैं, जो प्रोसेस हैं, इनको एक बार हम समझ लेते हैं। देखो, कणों के उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थानों की तरफ जाने की प्रक्रिया को विसरण कहते हैं यानी डिफ्यूजन कहते हैं। यानी कोई भी कण है जो उच्च सांद्रता है वहां से निम्न सांद्रता की ओर अगर गमन करते हैं तो वो क्रिया विसरण कहलाती है। जैसे यहाँ पर हम समझ सकते हैं, ये कोई सेल्स है, कोशिका है, जिसमें यहाँ पर देखो CO2 के अणु है जो लगभग 1 2 3 4 और बाहर है 1 2। तो बाहर 2 अणु है जबकि अंदर की ओर 4 अणु है। तो अंदर की सांद्रता क्या है, अधिक है, बाहर की सांद्रता कम है। इस कारण से CO2 के जो अणु होते हैं ये कोशिका से बाहर जा रहे हैं। जबकि यहाँ पर हम देखें तो बाहर ऑक्सीजन के अणु देखें तो 1 2 3 4 और 5, जबकि अंदर की ओर ऑक्सीजन के अणु है 2। तो इस प्रकार से अंदर की सांद्रता कम है और बाहर ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक है और इसी कारण से ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं ये कोशिका के अंदर जा रहे हैं। तो जो कण होते हैं ये अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अगर गमन करते हैं तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है, विसरण के द्वारा ये प्रक्रिया होती है। तो सामान्यतः जो निम्न स्तरीय जीव होते हैं उनमें जो गैसों का आदान प्रदान है वो इसी विधि के द्वारा होता है, जिसमें हम अमीबा वगैरह पढ़ सकते हैं। तो अमीबा में जो जल है, इसके अलावा कुछ खनिज लवण है, उनका आदान प्रदान विसरण के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पर ओस्मोसिस की हम बात कर लेते हैं, इसे विसरण कह करके प्रासरण कहते हैं। प्रासरण, जल के अणु का चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, यहाँ पर अर्ध पारगम्य झिल्ली लिखा हुआ मिल सकता है आपको, अर्ध पारगम्य झिल्ली। जल के अणु का चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थानों की तरफ जाने की प्रक्रिया प्रासरण कहलाती है। सेम विसरण के जैसे ही होती है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो जल के अणु होते हैं वो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली से गुजर कर से होकर के जाते हैं। यानी कि ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली हो गई। और यहाँ पर बात करें तो जल की है उच्च सांद्रता और यहाँ पर जल की है निम्न सांद्रता। तो इसमें देखो जल के जो अणु होते हैं वो कहाँ किस ओर गति करेंगे, तो यहाँ पर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएंगे और किससे होकर के चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या इसे हम कह सकते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर के गुजरेंगे। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम प्रासरण कहते हैं। यहाँ पर एक इस चित्र के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर देखिए तो जो छोटे छोटे अणु जो आपके नजर आ रहे हैं यहाँ पर, तो इनकी संख्या यहाँ पर क्या है, कम है, जबकि बाहर की ओर छोटे अणुओं की संख्या अधिक है। तो छोटे जो अणु हैं ये अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं और ये अणु हैं वाटर के, यानी जल के अणु हैं। तो जल के अणु बाहर जो है जल के अणुओं की सांद्रता अधिक है, अंदर जल के अणुओं की सांद्रता कम है। तो बाहर उच्च सांद्रता से ये निम्न सांद्रता अंदर की ओर क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, अंदर की ओर जा रहे हैं। जबकि हम बात करें तो अंदर जो सोल्ट के अणु हैं ये अधिक हैं। सोल्ट के अणु यहाँ पर देखो जो बड़े बड़े आपको अणु नजर आ रहे हैं ये क्या, सोल्ट के अणु है। ये अंदर की ओर अधिक है, कोशिका के अंदर ज्यादा है और जबकि बाहर की ओर ये कम है। इस कारण से अंदर की सांद्रता क्या हो जाएगी, अधिक है, सोल्ट की हम बात कर रहे हैं, जबकि बाहर की सांद्रता कम है। तो ये अपनी उच्च सांद्रता से और यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इससे होकर के बाहर की ओर आ रहे हैं। तो जल के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अगर गमन करते हैं तो वो क्रिया कौन सी हो जाएगी, प्रासरण कहलाती है। और यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य कर रही है। शायद ये जो ओस्मोसिस की क्रिया ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण है प्राशन द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किसमें प्राशन की क्रिया द्वारा है वो जल का अवशोषण होता है। तो पौधों की जो जड़ें होती हैं जो जल व खनिज लवणों का अवशोषण करती है, तो उसमें जल का जो अवशोषण होता है वो प्राशन की क्रिया या ऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की, तो जिसमें 31 नंबर का क्वेश्चन है, जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से गुजरते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। वर्णात्मक पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य बोल दो या अर्ध पारगम्य झिल्ली बोल दो। तो इसे हम सामान्यतः बात करें तो इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली भी हम कह सकते हैं इसे। तो जल के अणु जब प्लाज्मा झिल्ली से होकर गुजरते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्राशन कहते हैं। ये अभी हमने पिछली स्लाइड में ही बात की थी कि जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अगर गमन करते हैं तो वो क्रिया प्राशन कहलाती है, ओस्मोसिस कहलाती है। जबकि विसरण की बात करें तो विसरण में ये प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, यानी कि कोई भी अणु है वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं तो विसरण कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, प्लाज्मा झिल्ली को किसकी सहायता से देख सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली या हम कह सकते हैं इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसकी सहायता से देख सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है साधारण माइक्रोस्कोप, सेकंड है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, थर्ड है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था आरपीसी फर्स्ट ग्रेड उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है पहले। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लाज्मा झिल्ली को किसकी सहायता से देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। इसकी खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, नोल एंड रस्का नामक वैज्ञानिक थे, उनकी द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड में कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज वो किसके द्वारा की गई थी, तो नोल एंड रस्का के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बना होता है। इसमें ऑप्शन फर्स्ट है कोशिका द्रव्य एंड कोशिका झिल्ली, सेकंड है कोशिका भित्ति एंड कोशिका द्रव्य, थर्ड है कोशिका द्रव्य एंड केंद्रक, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा कि जो ये आपकी हो गई मान लीजिए कोशिका, जिसमें ये केंद्रक हो गया, और यहाँ पर ये जो मटेरियल पाया जाता है ये होता है कोशिका द्रव्य या जिसे हम साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। जब इस कोशिका झिल्ली को निकाल देते हैं इसके बाद में ये वाला जो पदार्थ है और ये जो केंद्रक है ये दोनों मिलकर के क्या कहलाते हैं, प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो ये तो बहुत बार हमने क्वेश्चन देख लिया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बोल दो या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कह सकते हैं इसे, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, और इसे हम सिलेक्टिव प्रीमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। पारगम्य झिल्ली की बात करें तो कोशिका भित्ति को हम पारगम्य झिल्ली कह सकते हैं, और अर्ध पारगम्य झिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जो कोशिका झिल्ली जो होती है ये भी एक प्रकार की अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, क्योंकि कुछ ऐसे चयन किए हुए अणु होते हैं वो ही इसी के आर पार जा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित आ रहे हैं, और ये जो आपका टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि लगभग हर एग्जाम में आपको इससे संबंधित क्वेश्चन वो देखने को मिल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज वो किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर सभी ऑप्शन जो हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कोलिकर, अल्टमैन, बेंडा, फ्लेमिंग ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित हैं। कोलिकर जो थे इन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया किसने देखा था, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने देखा था। जबकि खोजकर्ता का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है, अल्टमैन को दिया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है, अल्टमैन को जाता है। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, जबकि फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फाइलिया कहा था। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। अब
क्वेश्चन ये आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार हम बात करें तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर एल्टमैन आपको ऑप्शन में ना मिले तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कोलिकर होगा। और लगभग जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें कोलिकर और एल्टमैन में ऐसे ऑप्शन में एक ही दिया हुआ है, तो वहाँ पर आपको आसानी से इसका आंसर हम दे सकते हैं। अगर कोलिकर दे रखा तो कोलिकर राइट आंसर होगा, एल्टमैन दे रखा तो एल्टमैन होगा। अगर दोनों दे रखा तो कोलिकर न करके आपको एल्टमैन करना पड़ेगा, क्योंकि खोजकर्ता का श्रेय है वो एल्टमैन को दिया जाता है और इन्होंने इसे बायोप्लास्ट भी कहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपके 4-5 क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित। नेक्स्ट हम माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा किसने था, देखो यहाँ पर खोज के रूप में भी लिखा हो तो ये गलत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर आपको एल्टमैन नहीं मिले तो वहाँ पर कोलिकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखा किसने था, कोलिकर ने देखा था सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को। इसे बायोप्लास्ट कहा था एल्टमैन ने, और खोजकर्ता का श्रेय भी एल्टमैन को ही दिया जाता है। नामकरण बेंडा के द्वारा दिया गया था, इसे बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, जबकि जो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने इसे फाइलिया कहा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं, ये हमने पिछली स्लाइड में बात की थी और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। खुद का डीएनए व राइबोसोम पाया जाता है, यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, इस कारण ये अपने लिए जो आवश्यक प्रोटीन्स होती हैं उनका संश्लेषण खुद ही कर लेता है, और इसी कारण से इसे हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहा जाता है। ऑटोनोमस ऑर्गन, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहते हैं, या इसे अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग भी कहा जाता है। अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग भी कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम जो कि 70S राइबोसोम इसमें पाया जाता है, और इसी कारण से खुद के लिए जो आवश्यक एंजाइम है, प्रोटीन्स है, इनका निर्माण ये खुद ही कर लेती है। इस कारण इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन या अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं। देखो कोशिका के अंदर 2 इस प्रकार के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग होते हैं, जिनमें एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा अभी हम आगे इसी वीडियो के अंतर्गत देखेंगे लवक, जिसमें क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक को हम शामिल करते हैं, वो भी एक प्रकार का अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित सभी तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। देखो हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया होती है, और श्वसन की क्रिया में 2 प्रोसेस होती है, एक तो ग्लाइकोलाइसिस होता है और एक क्रेब्स चक्कर होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, देखो अब जब हम श्वसन की क्रिया पढ़ेंगे तो उस समय और डिटेल से हम बात कर लेंगे। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है, और जो क्रेब्स चक्र होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में संपन्न होता है। तो ये आपको दोनों की स्थान ध्यान में रखने हैं। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, जबकि क्रेब्स चक्र जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। तो क्रेब्स चक्र जो वायवीय कोशिकीय श्वसन है ये कहाँ पर संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण अपघटन यहीं पर होता है, जिससे एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो श्वसन में 2 प्रक्रियाएं होती है। सबसे पहले हम बात करें तो ग्लूकोज का विघटन होता है, और ग्लूकोज के विघटन से पायरुवेट बनता है, और ये जो क्रिया होती है ये ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। पायरुवेट जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स में प्रवेश करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस पायरुवेट का विघटन होता है, और अंत में हमें एटीपी के रूप में क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण अपघटन होता है और एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब हम श्वसन की क्रिया पढ़ेंगे उस समय इनकी फिर से हम डिटेल से बात करेंगे, तो उस समय और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। और इसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बनते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कोशिका का शक्तिग्रह या बिजलीघर कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, यानी ऊर्जा का निर्माण होता है, और ऊर्जा का निर्माण होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं या बिजलीघर कहते हैं, और या अंग्रेजी में इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल्स भी कहते हैं, पावर हाउस
ऑफ सेल्स भी इसे कहा जाता है। तो ये सभी नाम आपको ध्यान में रखने हैं, कोशिका का शक्ति गृह, बिजली घर, पावर हाउस ऑफ सेल्स, ये तीनों ही उपनाम आपको ध्यान में रखने। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो एक बार इसकी संरचना को भी हम यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। देखो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाहर वाली हो गई और ये अंदर वाली हो गई। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली, और ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में अंदर की ओर कुछ इस प्रकार से उभार पाए जाते हैं और इन उभार को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। यानी कि जो आंतरिक झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसके ऊपर कुछ उभारनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। और इस क्रिस्टी पर इस प्रकार से संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें F1 या इसे हम ऑक्सीसोम पार्टिकल्स भी कहते हैं। F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम भी इसे हम कह सकते हैं, ऑक्सीसोम। और इसी में क्या होता है, ETS की क्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्रिया होती है, जिसके द्वारा फिर ATP का निर्माण होता है। जब हम श्वसन की क्रिया पढ़ेंगे तो उसमें ये भी आएगा, तो उसमें इसको अच्छे से समझेंगे। यानी कि क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उनमें जो ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल्स है उसमें ETS की क्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र, जिसके द्वारा ATP का निर्माण होता है। और जो श्वसन से संबंधित सभी एंजाइम है वो इसके मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो किसके द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन फर्स्ट है कोलिकर, सेकंड है अल्टमैन, थर्ड है बेंडा और फोर्थ है फ्लेमिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, बेंडा के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया था, जबकि कोलिकर ने सबसे पहले देखा था और अल्टमैन ने इसकी खोज की थी और अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट कहा था, फ्लेमिंग के द्वारा इसे फाइलिया कहा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, ऑप्शन फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है हरित लवक, थर्ड है कोशिका द्रव्य और फोर्थ है लाइसोसोम। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र संपन्न होता है, जबकि हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है। और लाइसोसोम जो होता है इसमें अंतः पाचन होता है, कोई भी जो पदार्थ हम ग्रहण करते हैं तो अंतः पाचन में ये सहायक होता है, अंतः पाचन में ये सहायक होता है, इसमें जल अपघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। नेक्स्ट है कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह कह दो या ऊर्जा घर कह दो या इसे हम बिजली घर भी कह सकते हैं या पावर हाउस ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं। तो ये नाम है कोशिका का शक्ति गृह, ऊर्जा घर, बिजली घर, पावर हाउस ऑफ सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जबकि हरित लवक को कहते हैं कोशिका का रसोई घर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, कोशिका का रसोई घर कहते हैं। और लाइसोसोम को सफाई कर्मी कहते हैं, क्योंकि कोशिका में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य है वो इसके द्वारा किया जाता है, लाइसोसोम के द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपके लाइसोसोम से संबंधित आ रहे हैं। निम्न में से किसमें जल अपघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटनकारी या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वो किसमें पाए जाते हैं, ऑप्शन फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड हरित लवक, थर्ड है कोशिका द्रव्य, फोर्थ है लाइसोसोम। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, लाइसोसोम में लगभग 50 से अधिक जल अपघटनकारी या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। अब लाइसोसोम के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो हम देख लेते हैं। लाइसोसोम खोज है इसकी क्रिस्टियन डी डुवे के द्वारा की गई। एक चीज़ यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना कि पादप कोशिका में इसके स्थान पर रसदानी पाई जाती है, वैक्यूल्स पाई जाती है। लाइसोसोम की खोज क्रिस्टियन डी डुवे के द्वारा की गई थी 1955 ईस्वी में। थैली जैसी संरचना होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, थैली जैसी संरचना। तो यहाँ पर आप लाइसोसोम देखो कहाँ पर नजर आ रहा है,
देखो ये बहुत ही छोटा है, इस कारण से यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, ये वाला रहा, ये होता है लाइसोसोम। थैली की जैसी संरचना होती है, इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। इन एंजाइम को खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका बनाती है। देखो यहाँ पर एक तो ER का नाम आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है गोल्जी काय। गोल्जी काय और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती हैं यही क्या करती है, लाइसोसोम का निर्माण करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लाइसोसोम का निर्माण वो किसके द्वारा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और गोल्जी काय के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो लाइसोसोम होता है इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो ये साफ सफाई के कार्य करते हैं क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, और कोशिका के जो भी मृत अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या कोशिका के डेड जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको भी नष्ट करने का कार्य लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। बहुत सारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, इस कारण इसे पाचक थैली भी कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया कि निम्न में से किस सेल ऑर्गेनल्स को आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग्स कहा जाता है। तो ये आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग्स है वो लाइसोसोम को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कोशिका के अंदर जब लाइसोसोम के पास कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ नहीं आते हैं, तो इस कारण से ये अपने आप ही क्या हो जाता है, कोशिका के अंदर है वो लाइसोसोम क्या हो जाता है, फट जाता है। फटने से सभी जो एंजाइम है वो कोशिका में बिखर जाते हैं। बिखरने के कारण क्या हो जाता है, कोशिका के जो आवश्यक पदार्थ होते हैं जैसे प्रोटीन्स हो गया, इसके अलावा कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनको भी ये क्या कर देते हैं, एंजाइम नष्ट कर देते हैं। इस कारण इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। यानी कि खुद ही कोशिका के जो सेल कंपोनेंट्स होते हैं उनको नष्ट कर देती है, इस कारण से इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है, इस कारण इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसके कार्य क्या होते हैं, डिस्पोजल यूनिट कहते हैं, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इसके अलावा कुछ मृत जो कोशिकांग होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य है वो लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। एटम बम भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये फटती है और फटने से कुछ एंजाइम होते हैं वो रिलीज होते हैं। स्क्वेंजर ऑफ सेल्स भी कहते हैं, सफाई कर्मी कहते हैं इसे, कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है क्योंकि जो अपशिष्ट पदार्थ पड़े रहते हैं उनको साफ करने का कार्य इसी का होता है। रिसाइक्लिंग सेंटर भी इसे कहा जाता है, सेलुलर हाउस कीपर भी इसे हम कहते हैं। देखो यहाँ पर किस प्रकार से ये कार्य करता है एक बार ये समझ लेते हैं। यहाँ से कोई बैक्टीरिया अंदर प्रवेश किया या कोई भोज्य पदार्थ अंदर प्रवेश किया, और यहाँ पर जो लाइसोसोम उपस्थित होता है इसका निर्माण है वो ER या गोल्जी काय के द्वारा होता है। तो ये लाइसोसोम जो होता है ये प्राथमिक लाइसोसोम है, ये प्राथमिक लाइसोसोम है। इसमें बहुत सारे जल अपघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, और इधर से क्या होता है कोई बैक्टीरिया अंदर प्रवेश करता है तो प्रवेश करते क्या होता है, इसके चारों ओर ये जाकर के क्या हो जाता है, कवरिंग बना लेता है, इसको अंदर की ओर लेता है, कवरिंग बना लेता है और फिर इसका पाचन कर देता है। जो पचित पदार्थ होता है वो तो इस सेल्स के द्वारा अंदर ग्रहण कर लिया जाता है, जबकि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो इस कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसके अंदर ग्रहण करने की जो क्रिया है ये तो एंडोसाइटोसिस कहलाती है, एंडोसाइटोसिस कहलाती है, जबकि बाहर निकालने की क्रिया है वो एक्सोसाइटोसिस कहलाती है। और यहाँ पर जो निर्माण होता है इसे, ये तो हो गया यहाँ पर जो फूड मटेरियल या कोई बैक्टीरिया आता है तो फेगोसोम कहते हैं, और फेगोसोम के साथ में जब लाइसोसोम जुड़ता है तो इसे फेगोलाइसोसोम कहा जाता है। इस प्रकार से लाइसोसोम वो कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। लाइसोसोम की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट है कीथ पोर्टर, सेकंड है क्रिस्टन डी डुवी, थर्ड है बेंडा और फोर्थ है एल्टमैन। तो ये दोनों ही माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित हैं, ये तो अभी हमने पीछे बात कर ली है। माइटोकॉन्ड्रिया नाम बेंडा ने दिया, एल्टमैन ने इसकी खोज की थी, जबकि यहाँ पर क्रिस्टन डी डुवे हैं, इसके द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी 1955 ईस्वी में। कीथ पोर्टर की बात करें तो इन्होंने ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःद्रवी जालिका, अंतःद्रवी जालिका की खोज है वो कीथ पोर्टर के द्वारा की गई थी 1945 ईस्वी में। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अभी आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से लाइसोसोम को क्या कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग्स, सेकंड है पाचक थैली या डाइजेस्टिव बैग्स, और ऑप्शन थर्ड है A एंड B दोनों, और
फोर्थ ऑप्शन है प्रोटीन फैक्ट्री। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हम बात करें तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है और पाचक थैली भी कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री की बात करें तो ये प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो ये राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखने, जितने भी मैं आपको कोशिकाओं के उपनाम बता रहा हूँ वो आपको इनके कार्य से संबंधित है, इस कारण से ये नाम आपको अच्छे से ध्यान में रखने। तो प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लास्टिड यानी कि लवक की। लवक या प्लास्टिड। लवक सामान्यतः हम बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार यहाँ पर दे नहीं रखा, उसके बारे में मैं आपको अब बता देता हूँ, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। कुछ बुकों में साथ में क्रोमोप्लास्ट का एक प्रकार बता देते हैं और कुछ में क्या होता है ये अलग से बता दिया जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट होता है ये रंगहीन होता है, कोई भी रंग नहीं होता है। क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये रंगीन होता है, कलरफुल होता है। ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस होता है, कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता, इसमें कोई भी लाइट एक्सपोर्ट करने की यानी कि जो प्रकाश की किरणें उसको अवशोषित करने की किसी प्रकार की क्षमता नहीं होती। किसमें पाया जाता है, जड़ों में मिलता है, जो अंडरग्राउंड या भूमिगत तने हैं उसमें पाया जाता है, राइजोम्स में पाया जाता है। और ये स्टोरेज करने का कार्य करता है, यानी भोज्य पदार्थों का स्टोरेज करता है, भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है। भोज्य पदार्थों का संग्रह करने का कार्य वो किसके द्वारा किया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर भोज्य पदार्थ स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स यानी कि वसा। तो कार्बोहाइड्रेट का जो ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज करता है उसे हम कहते हैं एमाइलोप्लास्ट कहते हैं, एमाइलोप्लास्ट। जो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का जो संग्रह करता है उसे एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटीन का करता है उसे हम प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट कहा जाता है। जबकि जो फैट्स यानी तेल या वसा का करता है उसे इलियोप्लास्ट कहते हैं। इलियोप्लास्ट कहा जाता है, इलियोप्लास्ट कहते हैं। जो फैट या वसा या तेल का जो संग्रह करता है उसे इलियोप्लास्ट कहते हैं। तो ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बोहाइड्रेट से संबंधित तो एमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन से प्रोटीनोप्लास्ट और फैट से है तो इलियोप्लास्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो कलर्ड होता है, ये रंगीन होता है। इन प्लांट्स पार्ट द एक्सपोज, ये लाइट को अवशोषित करने की क्षमता होती है। पत्तियों में देखने को मिलता है, फलों में पाया जाता है, फ्रूट्स में पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस एंड अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटिंग, यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है इनमें और ये रंगीन होते हैं। इस कारण जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है, परागण की क्रिया होती है, परागण की क्रिया, उसमें ये क्या करते हैं, कीट जो होते हैं जो परागण की क्रिया में भाग लेते हैं उनको आकर्षित करने का कार्य है वो क्रोमोप्लास्ट के द्वारा किया जाता है। क्रोमोप्लास्ट हैविंग क्लोरोफिल पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जब क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है तब इसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट को शुगर फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है। इसे रसोई घर भी कहते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे। तो ये भी जो क्रोमोप्लास्ट हैं ये भी कई प्रकार की होती हैं। जब क्वेश्चंस में आएंगे उस समय हम डिटेल से इनकी बात करेंगे। तो यहाँ पर एक बार हम जो हरित लवक है इसकी संरचना को अच्छे से समझ लेते हैं। देखो ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। और इसमें जो आपको चट्टीनुमा संरचना, बहुत सारे सिक्के के जैसी संरचनाएं ऊपर नीचे रखी हुई नज़र जो आ रही है इसे थाइलोकॉइड कहते हैं। और ये बहुत सारे थाइलोकॉइड मिलकर के ग्रेनम का निर्माण करती हैं। और ये सभी जो ग्रेनम होते हैं ये ग्रेना कहलाते हैं, ये ग्रेना कहलाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कि इसमें खुद का डीएनए और साथ में राइबोसोम पाया जाता है। खुद का राइबोसोम होता है और खुद का डीएनए होता है। इस कारण खुद के लिए जो आवश्यक प्रोटीन होती हैं उनका संश्लेषण या एंजाइम का संश्लेषण ये खुद ही करता है और इस कारण इसे अर्ध स्वायत्तशासी कोशिकांग कहते हैं।
अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहा जाता है या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स कहते हैं। ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के समय भी बताया था कि दो ही कोशिकांग है जो अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक हरित लवक। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर दो जो अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें दो अभिक्रियाएं पाई जाती है। पहली है प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया यानी कि फोटो रिएक्शन, और दूसरी होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया और प्रकाशिक अभिक्रिया। हरित लवक में दो भाग होते हैं, एक तो ये वाला जो भाग है जिसमें मटेरियल यहाँ पर जो डीएनए आरएनए है राइबोसोम जो इसमें पाए जाते हैं, इस वाले भाग को कहते हैं हम स्ट्रोमा, स्ट्रोमा कहते हैं या पिट्ठिका कहते हैं हिंदी में। जबकि बहुत सारे चट्टीनुमा आपको संरचना नजर आई, बहुत सारे सिक्के के जैसे जो ऊपर नीचे रखे हुए हैं, इस वाले भाग को हम कहते हैं ग्रेना। तो यहाँ पर देखो जो प्रकाशिक अभिक्रिया फोटो रिएक्शन जो होती है ये ग्रेना के अंदर संपन्न होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार है वो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, रीट में भी आया हुआ है और आरपीसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है और नीट में भी पूछा गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है ग्रेना में संपन्न होती है, जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया है ये स्ट्रोमा में संपन्न होती है। दोनों ही आपको ध्यान में रखने, प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में। तो ये हरित लवक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। अब नेक्स्ट हम हरित लवक से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल या पर्णहरित वर्णक है वो किसमें पाया जाता है? पर्णहरित वर्णक किसमें पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है लाइकोपिन, सेकंड है हरित लवक, थर्ड है बायोप्लास्ट, फोर्थ है बिटेनिन। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, हरित लवक या जिसे हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पर्णहरित वर्णक पाया जाता है, इस कारण से ग्रीन रंग का हरे रंग का होता है और ये हमारे जो पादप हैं उनकी पत्तियों में पाया जाता है, इसी कारण पत्ती का रंग भी हरा इस हरित लवक के कारण ही होता है। ऑप्शंस की बात करें तो लाइकोपिन जो होता है ये हमारे टमाटर में मिलता है, लाइकोपिन है वो टमाटर में पाया जाता है। बिटेनिन जो होता है ये चुकंदर में पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और पीछे हमने इसकी बात भी कर ली है। तो हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा घर, इसके अलावा पावर हाउस ऑफ सेल्स भी कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। जबकि राइबोसोम ये दो जगह हो गया, तो ये राइबोसोम जो है इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हरित लवक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का पीला रंग, सामान्यतः हरी रंग की पत्तियां पाई जाती है, लेकिन जब वो झड़ती है तो उस समय पत्तियों का पीला रंग हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है? ऑप्शन फर्स्ट है कैरोटीनोइड्स, सेकंड है हरित लवक, थर्ड है लाइकोपिन और फोर्थ है कैपेस्थिन। तो चारों ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। पत्तियों का पीला रंग जो होता है ये कैरोटीनोइड के कारण होता है, जबकि हरित लवक के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। और लाइकोपिन जो होता है वो टमाटर में पाया जाता है और टमाटर का इसी कारण से रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैथेप्सिन है ये तो हमारी मिर्च में मिलता है, जो मिर्च होती है उसमें कैथेप्सिन नामक वर्णक है वो पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? तो पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है कैल्शियम, सेकंड है मैग्नीशियम, थर्ड है आयरन और फोर्थ है कॉपर। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। मैग्नीशियम जो होती है ये पर्णहरित में पाई जाती है, पर्णहरित में पाई जाती है मैग्नीशियम धातु। जबकि आयरन की बात करें तो ये हमारे जो ब्लड होता है जिसमें आरबीसी पाई जाती है, तो आरबीसी में एक वर्णक होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन में जो धातु पाई जाती है वो होती है आयरन यानी कि लोहा। कॉपर जो होता है ये हीमोसाइनिन नामक वर्णक होता है, हीमोसाइनिन।
जो हमारे जलीय प्राणी होते हैं, जिसमें मोलस्का संघ के जितने भी प्राणी होते हैं उसमें कॉपर धातु पाई जाती है, हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है उनमें, और हीमोसाइनिन जो वर्णक होता है इसमें कॉपर धातु पाई जाती है। कैल्शियम जो होता है ये हमारे दांतों के लिए, कैल्शियम और फॉस्फेट हमारे दांतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थ संचित रहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है हरित लवक, सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट और फोर्थ है क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक है ये तो क्या करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, यानी कि इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया तो इसे ऊर्जा घर कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट है ये हरित लवक का ही क्या है, अंग्रेजी में हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं हरित लवक को। तो यहाँ पर राइट आंसर है जो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ल्यूकोप्लास्ट, जो कि रंगहीन लवक होता है और ये सामान्यतः हम बात करें तो भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है, भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है। तो यहाँ पर देखो जो वसा का संग्रह करता है उसे हम क्या कहते हैं, वसा का संग्रह करता है उसे इलियोप्लास्ट कहते हैं। इलियोप्लास्ट कहते हैं। और जो प्रोटीन का संग्रह करता है उसे प्रोटीनोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटीनोप्लास्ट कहा जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है उसे एमाइलोप्लास्ट कहते हैं, एमाइलोप्लास्ट कहा जाता है। तो ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण, तीनों ही आपको ध्यान में रखनी है और यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हमने टोटल 45 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं कोशिका से संबंधित। सभी क्वेश्चन जो हैं ये पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने की संभावना है। और हम पूरे टॉपिक वाइज हैं, साथ में हम थ्योरी भी देख रहे हैं, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख रहे हैं और पूरे टॉपिक वाइज हम कंप्लीट कर। सबसे पहले हम बात करते हैं राइबोसोम की। तो यहाँ पर ये कोशिका की स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं राइबोसोम कहाँ पर है, ये वाला देखो, जो छोटे छोटे आपको यहाँ पर छिद्रनुमा संरचनाएं नजर आ रही हैं। बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होता है ये, बहुत ही छोटा कोशिकांग होता है जो कि इस कोशिका की संरचना के अंदर भी आप देख सकते हैं। राइबोसोम की खोज वो पेलाडे के द्वारा की गई थी। पेलाडे नामक साइंटिस्ट था, इसके द्वारा राइबोसोम की खोज की गई थी। सबसे छोटा कोशिकांग होता है ये। जितने भी कोशिकांग है कोशिका के अंदर पाए जाते हैं उनमें सबसे छोटा कोशिकांग है वो राइबोसोम होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसे हम देख सकते हैं। राइबोसोम के गुच्छे को पॉलीसोम कहते हैं, यानी कि जब कई सारे राइबोसोम है एक लंबी श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित होते हैं तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसे पॉलीसोम कहा जाता है। ये केंद्रक की केंद्रिका में बनता है, यानी इसका निर्माण है। जब हम केंद्रक की बात करें तो केंद्रक में केंद्रिका पाई जाती है, न्यूक्लियस पाया जाता है और इसी के द्वारा इस राइबोसोम का निर्माण होता है। इसी केंद्रिका के द्वारा या न्यूक्लियस के द्वारा राइबोसोम का निर्माण होता है। यह आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। इसके संगठन की बात करें तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि राइबोसोम का निर्माण किनसे होता है, तो आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के द्वारा इसका निर्माण होता है। कोशिका में सबसे अधिक प्रोटीन का निर्माण है वो यही करता है। जब प्रोटीन के निर्माण की बात करें तो राइबोसोम का नाम है वो सबसे अग्रणी में आता है, यानी कि सबसे अधिक प्रोटीन का निर्माण है वो राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। इसी कारण से राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो ये राइबोसोम के विषय में हो गया कि इसकी खोज पेलाडे के द्वारा की गई थी, सबसे छोटा कोशिकांग है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना है कि इसके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती, ये झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं पॉलीसोम यानी कि राइबोसोम बहुत सारे जब गुच्छे में पाए जाते हैं तो उन्हें पॉलीसोम कहते हैं। और आरएनए व प्रोटीन का बना होता है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है।
नेक्स्ट हम राइबोसोम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। राइबोसोम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन फर्स्ट है इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना। सेकंड है आरएनए व प्रोटीन का बना होता है। यह झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। इसकी खोज पोर्टर के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर हम बात करें राइबोसोम के संदर्भ में बात करें तो पहला तो बिल्कुल राइट है, क्योंकि इसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। आरएनए व प्रोटीन का बना होता है, ये भी सही है। झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, ये भी सही है। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो पोर्टर है इसके द्वारा तो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की गई थी, जबकि राइबोसोम की खोज है वो पैलाडे के द्वारा की गई थी। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से राइबोसोम को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से राइबोसोम को हम क्या क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है प्रोटीन फैक्ट्री, सेकंड है कोशिकांग के अंदर कोशिकांग, थर्ड है पैलाडे कण और फोर्थ है सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं और कोशिकांग के अंदर कोशिकांग भी कहते हैं, क्योंकि जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पढ़ते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। हरित लोक को देखते हैं तो हरित लोक में भी राइबोसोम पाए जाते हैं, और इसी कारण से कोशिकांग के अंदर कोशिकांग भी इसे कहा जाता है। पैलाडे के द्वारा खोज की गई थी, इस कारण इसे पैलाडे कण भी कहते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस आपके राइट हो जाएंगे राइबोसोम के संदर्भ में। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग भी कहते हैं और पैलाडे कण भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इनमें से कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है हरित लवक, सेकंड है राइबोसोम, थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया और फोर्थ है लाइसोसोम। तो यहाँ पर हम आंसर की बात करें तो ऑप्शन सेकंड है राइट हो जाएगा, क्योंकि राइबोसोम जो होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S राइबोसोम पाया जाता है। हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम ये तीनों ही यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किसमें अंतःध्रुवी जालिका अनुपस्थित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन से कोशिकांग में अंतःध्रुवी जालिका अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है यकृत कोशिका, सेकंड है लाल रुधिर कणिका यानी कि RBC, थर्ड है पादप कोशिका और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी कि हमारे ब्लड में जो RBC कोशिकाएं पाई जाती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इनमें जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो सभी एब्सेंट होते हैं, यानी कि इनमें कोशिकांगों का सामान्यतः हम बात करें तो अभाव होता है। कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते हैं, जिनमें हम बात करें अंतःध्रुवी जालिका है, गोल्जी काय है, राइबोसोम है, इसके अलावा हम बात करें केंद्रक है, ये सभी एब्सेंट होते हैं RBC में, रेड ब्लड कॉर्पसल्स में। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER, और इसे हिंदी में कहते हैं अंतःध्रुवी जालिका। अंतःध्रुवी जालिका। तो इसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज है वो कीथ पोर्टर के द्वारा की गई थी। कीथ पोर्टर के द्वारा इसकी खोज की गई थी और 1955 में। ये आपको ध्यान में रखना है कि कीथ पोर्टर के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःध्रुवी जालिका की खोज की गई थी। दो प्रकार की होती है, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतःध्रुवी जालिका, जिसे SER से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER, जिसे खुरदरी अंतःध्रुवी जालिका भी कहते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसमें तो राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम इसमें राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, इस कारण ये चिकनी होती है। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, खुरदरी अंतःध्रुवी जालिका होती है, इसमें राइबोसोम है वो प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं और इस कारण से ये खुरदरी होती है। तो ये इस प्रकार से हम इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये केंद्रक हो गया, इसके चारों ओर है वो, ये इस प्रकार से व्यवस्थित होती है।
ये तो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका बना दी मैंने। और इसके बाद में हम इस प्रकार से बना सकते हैं, इसके ऊपर अगर यहाँ पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, अगर इस प्रकार से इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं तो ये कौन सी अंतर्द्रव्यी जालिका हो जाएगी? तो ये हो जाएगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदृवीय अंतर्द्रव्यी जालिका। जो SER है इसका कार्य होता है वसा का निर्माण करना, यानी इसके द्वारा वसा का फॉर्मेशन किया जाता है, वसा का संश्लेषण किया जाता है। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो ये दोनों ही आपको ध्यान में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, हम उनकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER है, इसको दो भागों में बांटते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इनमें राइबोसोम वो एब्सेंट होते हैं, जबकि रफ में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो यकृत कोशिकाएं हैं उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम इसकी संख्या अधिक होती है, क्योंकि लीवर के द्वारा, यकृत के द्वारा जो विश्व मेडिसिन है इन सभी का निराविषीकरण किया जाता है। इस कारण से SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो यकृत कोशिकाओं में अधिक पाई जाती है। और इसके द्वारा ये मैंने आपको बता दिया है कि वसा व प्रोटीन, वसा का संश्लेषण है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। यकृत के अंदर है वो वसा व प्रोटीन दोनों का ही संश्लेषण होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये राइबोसोम है, राइबोसोम पाए जाते हैं इसके ऊपर, और वो क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और आपको पता ही है कि एंजाइम वगैरह होते हैं उनका निर्माण भी इसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित, हम उनकी बात कर लेते हैं। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका यानी कि RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है राइबोसोम, सेकंड है ऑक्सीसोम, थर्ड है क्वांटासोम और फोर्थ है इनमें से सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि जो अंतर्द्रव्यी जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका है उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, और इस कारण से ये क्या करती है? प्रोटीन का संश्लेषण करती है। ऑक्सीसोम की बात करें तो ये हमने जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था उस समय बात की थी, जो अंत झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया की उस पर क्रिस्टी पाई जाती हैं, क्रिस्टी पाई जाती हैं, और उस क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, जिन्हें हम F1 पार्टिकल भी कहते हैं, F0 पार्टिकल भी इसे कहा जाता है, फुरान मोरान कण भी कहते हैं इसे, फर्नांडेज मोरान कण भी कहा जाता है। क्वांटासोम जो होते हैं ये हरित लवक में पाए जाते हैं, और इन्हीं क्वांटासोम के ऊपर पर्णहरित पाए जाते हैं। जो क्लोरोफिल वर्णक होता है वो इसी क्वांटासोम पर पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना। 2-3 क्वेश्चन अब आपके यहाँ पर राइट हो जाएंगे। और जो खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका है इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। अंतर्द्रव्यी जालिका से संबंधित असत्य कथन है, असत्य कथन यहाँ पर देखना है। ऑप्शन फर्स्ट है खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका प्रोटीन का संश्लेषण, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका वसा का संश्लेषण, अंतर्द्रव्यी जालिका की खोज है वो कीथ पोर्टर, और प्रोटीन फैक्ट्री है राइबोसोम। तो यहाँ पर देखो पहले वाला भी राइट है, क्योंकि जो खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका है इसके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका ये वसा का संश्लेषण करती है, जबकि जो अंतर्द्रव्यी जालिका की खोज है ये भी कीथ पोर्टर के द्वारा की गई थी 1945 में, सॉरी मैंने वहाँ पर भी 55 बता दिया था, तो ये आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। 1945 में खोज की गई थी कीथ पोर्टर के द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। प्रोटीन फैक्ट्री है ये राइबोसोम को कहते हैं। तो राइट तो ये भी है, लेकिन ये अंतर्द्रव्यी जालिका से संबंधित नहीं है। इस कारण से यहाँ पर हमारा राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। प्रत्यक्ष रूप से केंद्रक से जुड़ा कोशिकांग कौन सा है? यानी कि प्रत्यक्ष रूप से कौन सा कोशिकांग है जो केंद्र से जुड़ा रहता है? ऑप्शन फर्स्ट है हरित लवक, सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है अंतर्द्रव्यी जालिका और फोर्थ है लाइसोसोम। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 3 हो जाएगा। अंतर्द्रव्यी जालिका होती है ये केंद्रक से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी रहती है, ये इस प्रकार से उपस्थित होती है
केंद्रक के चारों ओर इस प्रकार से फैली रहती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो केंद्रक से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। गोल्जी उपकरण की खोज वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोल्जी उपकरण की खोज वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट है कैमेलियो गोल्जी, सेकंड है विजमैन, थर्ड है पेलाडेव, फोर्थ है अल्टमैन। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, कैमेलियो गोल्जी के द्वारा गोल्जी काय की खोज की गई थी और इन्हीं के नाम पर इसका नाम है वो गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय कह सकते हैं या गोल्जी अपरेटस भी कहा जाता है। विजमैन की बात करें तो इन्होंने जीवद्रव्य जननवाद का सिद्धांत दिया था, जीवद्रव्य जननवाद का सिद्धांत दिया था। पेलाडे ने राइबोसोम की खोज की थी, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? लाइसोसोम का निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन फर्स्ट है गोल्जी उपकरण, सेकंड है राइबोसोम, थर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्ध्रुवी जालिका और फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट है वो राइट आंसर हो जाएगा, गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। जबकि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके द्वारा भी लाइसोसोम का निर्माण होता है, क्योंकि जब हम इन दोनों की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये एंजाइमों का संश्लेषण करती है और संश्लेषण होने के बाद ये सभी आकर के गोल्जी उपकरण में संग्रहित हो जाते हैं और इसके बाद में गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ईआर और गोल्जिकाएं दोनों के द्वारा ही लाइसोसोम का निर्माण होता है और ऑप्शंस में ये दोनों दे रखे हैं तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर गोल्जी उपकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। गोल्जी उपकरण का कार्य है। ऑप्शन फर्स्ट है जटिल शर्करा का निर्माण, सेकंड है लाइसोसोम का निर्माण, थर्ड है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायक और फोर्थ है राइबोसोम का निर्माण। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो जटिल शर्करा का निर्माण यानी कि जो शुगर है शर्करा इसका निर्माण गोल्जी उपकरण के द्वारा होता है क्योंकि मुख्य कार्य इसका संश्लेषण का होता है। लाइसोसोम का निर्माण है वो इसके द्वारा होता है। कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है गोल्जी उपकरण। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा क्योंकि राइबोसोम का निर्माण है वो केंद्रिका के द्वारा किया जाता है, केंद्रिका के द्वारा है इसका निर्माण किया जाता है। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है यानी कि प्लांट सेल्स में सबसे बड़ा कोशिकांग है। ऑप्शन फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है गोल्जिकाए, थर्ड है लवक और फोर्थ है राइबोसोम। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, लवक यानी कि प्लास्टिड। ये पादप कोशिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। जबकि इसके बाद में हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा और सबसे छोटा कोशिकांग जो होता है वो राइबोसोम होता है जो कि झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। जबकि इसके साथ में आपको रिक्तिका मिल जाए यानी कि वैक्यूल्स मिल जाए तो वो भी क्या होता है प्लांट सेल्स में सबसे बड़ा कोशिकांग माना जाता है। लेकिन सामान्यतः ऑप्शंस में रिक्तिका आपको कम ही देखने को मिलता है, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। जबकि प्लांट सेल्स की बात करें तो लवक सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, जबकि एनिमल सेल या जंतु कोशिका की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया वो सबसे बड़ा कोशिकांग हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से सबसे छोटा कोशिकांग है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है गोल्जिकाए, थर्ड है लवक और फोर्थ है राइबोसोम। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। राइबोसोम जो है ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है कोशिका का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है, ये तो अभी मैंने आपको बताया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये जंतु कोशिका में पाया जाने वाला सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन सा कोशिकांग आरबीसी में अनुपस्थित होता है? तो ये अभी हमने पीछे बात की थी, जितने भी झिल्ली युक्त या झिल्ली रहित जो कोशिकांग होते हैं
जितने भी कोशिकांग है जो कोशिका में पाए जाते हैं वो सभी हैं आरबीसी में क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा कोशिकांग आरबीसी में नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता, गोल्जी काई भी नहीं पाया जाता, लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर सभी हो जाएगा कि जितने भी कोशिकांग है वो कोशिका में पाए जाते हैं, उनमें से अधिकांश कोशिकांग जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से किसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि निम्न में से किसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। सामान्यतः हम बात करें तो मनुष्य की आरबीसी में केंद्र क्या होता है, अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। जो परिपक्व आरबीसी होती है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती है या लाल रुधिर कणिकाएं होती है, उसमें केंद्रक अब्सेंट होता नहीं पाया जाता है। जबकि कुछ अपवाद स्वरूप कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो यहाँ पर वो कौन से हैं, ऑप्शन फर्स्ट है ऊंट, सेकंड है लामा, थर्ड है मनुष्य और फोर्थ है ए एंड बी दोनों। तो मनुष्य की तो मैंने आपको बता दिया कि मनुष्य तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें केंद्रक का अभाव होता है आरबीसी में। जबकि ऊंट व लामा दोनों की ही आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, पादपों में गोल्जी उपकरण को कहते हैं। प्लांट सेल्स में गोल्जी उपकरण जो पाया जाता है इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है मीजोसोम, सेकंड है पोलिसोम, थर्ड है डिक्टियोसोम, फोर्थ है बायोप्लास्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, क्योंकि पादपों में जो गोल्जी का पाया जाता है ये थोड़ा अल्प विकसित होता है, अल्प विकसित होता है, इस कारण से इसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। मीजोसोम जो होता है ये जो बैक्टीरिया कोशिका है उसमें पाया जाता है और श्वसन से संबंधित होता है। जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं उसी प्रकार से मीजोसोम्स में श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। पोलिसोम की बात करें तो बहुत सारे राइबोसोम है, एक श्रृंखला में व्यवस्थित हो जाते हैं तो उसे पोलिसोम कहा जाता है। बायोप्लास्ट है, ये जो एल्टमैन थे इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट एल्टमैन के द्वारा कहा गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डिक्टियोसोम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, टोनोप्लास्ट किसकी चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली है। टोनोप्लास्ट किसके चारों ओर पाए जाने वाली झिल्ली है। ऑप्शन फर्स्ट है राइबोसोम, सेकंड है हरितलवक, थर्ड है रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स, फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। रिक्तिका, रसदानी या वैक्यूल्स की बात करें तो इसके चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उस झिल्ली को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो निम्न में से कुछ कोशिकांगों के नाम दे रखे हैं, इनमें से कौन से कोशिकांग हैं जो केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है तारककाय, सेकंड है हरितलवक, थर्ड है राइबोसोम, फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर हम बात करें हरितलवक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो पादप और जंतु दोनों कोशिका में ही पाए जाते हैं। लेकिन केवल जो तारककाय होता है, सेंट्रोसोम होता है, ये जो होता है ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य होता है जब कोशिका विभाजन होता है उस समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करना। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। सेंट्रोसोम या तारककाय की खोज वो किसके द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन फर्स्ट है टी बावेरी, सेकंड है बेंडेन, थर्ड है बेंडा और फोर्थ है पैलाडे। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, टी बावेरी की द्वारा है वो सेंट्रोसोम की खोज की गई थी, जबकि इसका नामकरण वो बेंडेन के द्वारा दिया गया था। तो ये दोनों ही इससे संबंधित है सेंट्रोसोम से, और दोनों में से अगर आपको एक ऑप्शन में मिले तो वो राइट हो जाएगा, चाहे वो बेंडेन मिले या बावेरी मिले। दोनों मिले तो आपको बावेरी टिक करना है। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, पैलाडे ने राइबोसोम की खोज की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से तारककाय का मुख्य कार्य है। ये मैंने आपको अभी बताया था,
ये भी इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा उत्पादन में, सेकंड है केंद्रक झिल्ली के निर्माण में, थर्ड है कोशिका विभाजन में, और फोर्थ है प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में। देखो फर्स्ट, ऊर्जा उत्पादन का कार्य तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। केंद्रक झिल्ली या झिल्ली से संबंधित आ जाए तो गोल्जिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। और प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण की बात करें तो ये भी एंडोप्लाज्मिक या गोल्जिकाई के नाम हम ले सकते हैं। लेकिन ऑप्शन जो थर्ड है, कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण है, तर्कु तंतुओं का निर्माण है वो किया जाता है तारकाय के द्वारा। जब उसका शुक्राणु का निर्माण होता है तो उस समय भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है कि शुक्राणु के निर्माण के समय तारकाय जो होता है ये शुक्राणु की पुच्छ का निर्माण करता है, और इसकी गिरवा का निर्माण है वो भी इसी के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो सेंट्रियोल्स होता है 2 भागों में बढ़ जाता है। जो दूरस्थ तारक केंद्र होता है वो तो क्या करता है, पुच्छ का निर्माण करता है, और समीपस्थ तारक केंद्र होता है वो शुक्राणु की गिरवा का निर्माण करता है। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि निम्न में से तारकाय का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करना। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस। ऑप्शन फर्स्ट है रसदानी, सेकंड है गोल्जी उपकरण, थर्ड है अंतर्द्रव्य जालिका, और फोर्थ है क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर है वो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। गोल्जी उपकरण को हम कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा रसदानी का कार्य नहीं है? रसदानी यानी वैक्यूल्स का कौन सा है जो कि कार्य नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है पादप कोशिका में यह दृढ़ता प्रदान करता है, सेकंड है यह प्रोटीन, शर्करा एवं अम्ल का संग्रह करता है, थर्ड है एक कोशिकीय जीवों में जल संतुलन का कार्य करता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह करता है। तो नीचे वाले तीनों ही जो हैं ये रसदानी के कार्य हैं, जबकि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि पादप कोशिका में दृढ़ता प्रदान करने का कार्य वो रसदानी के द्वारा नहीं किया जाता है। प्रोटीन, शर्करा व अम्ल और कुछ एंजाइम्स होते हैं, इनका जो संग्रह है वो रसदानी करती है। एक कोशिकीय जो जीव होते हैं जैसे अमीबा वगैरह, उनमें जल संतुलन का कार्य करती है, और कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका संग्रह भी है वो रसदानी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है केंद्रक, सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड है हरितलवक, और फोर्थ है रसदानी। देखो जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर मस्तिष्क के द्वारा पूरे शरीर का नियंत्रण किया जाता है, उसी प्रकार से कोशिका का पूरा नियंत्रण है वो केंद्रक के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो कोशिका का मस्तिष्क है वो केंद्रक को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, कोशिका में केंद्र की खोज वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले पूछा गया है कि कोशिका में केंद्र की द्वारा है न्यूक्लियस की खोज वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट है रॉबर्ट हुक, सेकंड है रॉबर्ट ब्राउन, थर्ड है फोंटाना, फोर्थ है रॉबर्ट डाउन। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट की बात करें तो ये तो कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सेकंड है ये राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्र की खोज की गई थी। फोंटाना है, इन्होंने केंद्रिका की खोज की थी। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि केंद्रिका या न्यूक्लियोलस की खोज है वो फोंटाना के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट डाउन है, इस प्रकार का कोई साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन अगर लैंगडम डाउन अगर नाम आ जाए तो ये डाउन सिंड्रोम से संबंधित हैं, डाउन सिंड्रोम से संबंधित हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है? निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है? ऑप्शन फर्स्ट है माइकोप्लाज्मा, सेकंड है अमीबा, थर्ड है कवक, और फोर्थ है हाइड्रा। अगर आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर है
तो इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि हाइड्रा, कवक और अमीबा ये तीनों ही क्या है, यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका इसमें पाई जाती है। और जितने भी यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। जबकि क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्र का अभाव होता है, जबकि माइकोप्लाज्मा जो होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका इसमें पाई जाती है। इस कारण से हमारा राइट आंसर जो होगा वो माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। इस प्रकार से कोशिका से संबंधित हमने टोटल 70 क्वेश्चन देख लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं वो कोशिका के कोशिकांग यानी केंद्रक गुणसूत्र से संबंधित बच गए हैं। इसके अलावा जो विभाजन है, जो कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही शुरू कर देंगे। तो उससे संबंधित हम लगभग 50 के समथिंग क्वेश्चन और देखेंगे, तो आपके 150 से ऊपर क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि आपका जो कोशिका का चैप्टर है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा। इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।